Good morning, students. Welcome back to the online lecture series. I'm Dr. Abhijit Ghosh. As you all know, I'm Assistant Professor and Head, KSM College, Aurangabad, Bihar. And today I'll be discussing another important topic of enzyme inhibition and its types. So let's begin. जनरली हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और एंजाइम्स काम कैसे करता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने ऊपर बाइंड करता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड देन दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज़ देन कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट और जो एंजाइम है वो वापस रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और एंजाइम्स क्या है ये तो बेसिक्स मैंने पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि दीज आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स and they may be proteinaceous in nature and they may also be any RNA molecule, okay, because many RNA molecules act as enzymes also. तो एंजाइम इनहिबिशन का क्या मतलब होता है कि उसके कार्य प्रणाली या कार्यात्मक जो उसका क्षमता है उसको किसी तरीके से रोकना। तो एंजाइम्स को कैसे हम इनहिबिट कर सकते हैं या नेचर में एंजाइम्स कैसे इनहिबिट होता है और उसके प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के इनहिबिशंस के बारे में यहाँ बेसिकली पहले हम डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबल टाइप एंड इरिवर्सिबल टाइप। जैसे नाम से स्पष्ट है, व्हाट इज़ रिवर्सिबल इनहिबिशन, ऐसा इनहिबिशन जो यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें जो एंजाइम जो है वैसा कुछ इनहिबिटर यानी कुछ चीज़ को बाइंड करेगा जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं, जो एंजाइम्स के कार्यात्मक क्षमता को ख़त्म कर देता है, वैसा चीज़ बाइंड करेगा। और अगर इस जो इनहिबिशन को यानी कि जो उसने उस एंजाइम पर के कार्य करने को से रोका उसको अगर वापस से हम फिर से ठीक कर सकते, मीन्स इफ़ द एंजाइम विल बी रीएक्टिवेटेड अगेन, इफ़ इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग अगेन, तब उस तरीके के जो एंजाइम्स के इनहिबिशन को हम कैसा इनहिबिशन बोलेंगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब आप लोग सबको को मैंने अभी बताया। ठीक है, अब इरिवर्सिबल इनहिबिशन जैसे नाम से स्पष्ट है कि एक बार अगर उस इनहिबिटर ने एंजाइम्स को जकड़ लिया तो वो वापस से वो एंजाइम कभी काम नहीं कर पाएगा, वो एंजाइम एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो फिर से एक्टिव मोड में नहीं आ सकता, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझने की आवश्यकता है। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन दो मैंने यहाँ पे जो रिवर्सिबल इनहिबिशन में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे तीन प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं वो चीज़ खैर आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ हम पहले समझते हैं, पहले इरिवर्सिबल इनहिबिशन को समझ लेते हैं एक उदाहरण के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ। व्हाट इज़ एन इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब मैंने आपको बताया, अब उसका एग्जाम्पल मैं बता दूं। आप लोगों ने साइनाइड पॉइज़न का नाम सुना होगा। साइनाइड पॉइज़न जिसका फॉर्मूला जो साइनाइड का ग्रुप का होता है दैट इज़ CN। ओके, इस क्लास का जो पॉइज़न ये हमारे रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है। कैसे करता है, मींस साइनाइड जो है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम में किसी एक पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करता है, इट मे बी द एक्टिव साइट और अ साइट अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। ओके, तो बाइंड करने के बाद क्या करता है कि उस एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देता है, मीन्स इट विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट एनी फर्दर बायोलॉजिकल फंक्शन और रिएक्शन। तो इसीलिए आपने सुना होगा जैसे साइनाइड खा लिया उसके बाद उसके रेस्पिरेटरी चेन के जो एंजाइम्स जो कहाँ पाया जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, और वो फिर से क्योंकि ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, तो उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ओके, बाय द एक्सपोजर ऑफ सच साइनाइड पॉइजन। तो उसी प्रकार आपने पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक का नाम सुना है। तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, वो भी क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी पेनिसिलिन सेंसिटिव बैक्टीरिया है उसके एंजाइम से बाइंड कर जाता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है परमानेंटली। ओके, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरफ, ठीक है। तो व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? कॉम्पिटिटिव से क्या पता आप लोगों को, मतलब किस बात का अंदेशा हो रहा है कि कुछ तरह का कंपटीशन, यानी होड़ होगा, कुछ कंपटीशन होगा किसके बीच में? तो यहाँ पर कंपटीशन बच्चों है आपका सबस्ट्रेट, जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है उसके बीच में, और जो इनहिबिटर है वो एक्चुअल सबस्ट्रेट को ही रिजेंबल करता है, उसके तरह ही उसका हूबहू लगभग लगभग स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से अगर ये दोनों प्रेजेंट हो किसी भी एंजाइम के चारों ओर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कम्पिटिटिव इनहिबिशन, हाँ इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि इसमें क्या है। देखिए एक एंजाइम है यहाँ पर, ये वाला जो है, ये जो है ये एंजाइम है। ओके, अब इस एंजाइम में ये जो सबस्ट्रेट भी बाइंड करना चाह रहा है, और इधर से इनहिबिटर भी बाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में एक कंपटीशन होगा, और जीतेगा कौन? जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा वही अपना इफ़ेक्ट दिखा पाएगा, वही सबसे ज़्यादा जा कर के जो है सो उस साइड पे बाइंड कर पाएगा। ओके, तो जब भी इस प्रकार का कंपटीशन आपको कहीं पर भी जानने को मिले, तो दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये सिनेरियो है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसी के लाइन वीवर बर्क प्लॉट में। ओके, सो पहले मैं आपको समझा दूं कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट होता क्या है। एक्चुअली आप लोगों ने एंजाइम काइनेटिक्स में जाना है कि माइकलिस और मेंटेन, इनका एक इक्वेशन है जिनको माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं, और उसमें हम बहुत आराम से देख पाते हैं कि किस प्रकार से व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमको एक हाइपरबोलिक मीन्स कर्व्ड प्लॉट नज़र में आता है। तो उस कर्व्ड प्लॉट से हमको जो है वेलोसिटी निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हमको लॉग के फॉर्म में अगर हम उस इक्वेशन को चेंज कर दें, मीन्स जो भी इक्वेशन है उसका हम रेसिप्रोकल प्लॉट ले लें, ओके, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को कन्वर्ट करके हम क्या बना देते हैं, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। सो इफ़ द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन मीन्स जो भी ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट मीन्स रेसिप्रोकल प्लॉट, तो वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट बन जाता है, जो साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। लाइन वीवर बर्क ने इस पे काम किया था, तो उसको फिर हम आराम से उसमें हम वैल्यूज़ ऑफ वी मैक्स वगैरह
और जो भी चेंजेस होता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट में, जो कि जिसको हम Km कहते हैं, और व्हाट इज़ Km ये सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ. So Km is the substrate concentration when the velocity is half the maximum, okay, of any enzymatic reaction. तो ये Km का डेफिनेशन हो गया. इट इज़ द, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. तो इसको हम Km से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है फिर? तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम वी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप लाइन वीवर बर्क प्लॉट में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्लॉट यहाँ पर लिया गया है. मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ठीक है. ये जो देखिए, ये वैल्यू है 1/v का, ठीक है, और ये है 1/s का, ये 1/v का, ये रेसिप्रोकल में लिया गया है, ठीक है. और यही माइकलिस मेंटेन में वो नॉर्मली आपको v और s के फॉर्म में ही दिखेगा. तो क्योंकि हम रेसिप्रोकल में लिए, सो इट इज़ ईजी for us to understand what is happening in any enzymatic reaction, whether it may be a competitive, uncompetitive or non-competitive. तो यहाँ competitive inhibition में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि इन अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आप देखिए कि इनहिबिटर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, जो आपको ये लकीर जो आपको नज़र में आ रहा है, इनहिबिटर के प्रेजेंस में द वैल्यू ऑफ Km यानी माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, ठीक है. ये इस तरीके इधर मूव कर रहा है, ओके, इस साइड में इधर शिफ्ट कर रहा है. और उसी प्रकार क्या हो रहा है, जो दो वी मैक्स का वैल्यू है यानी द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है. देखिए ये जो है यहाँ पर फिक्स्ड है, मीन्स इस पॉइंट पे आकर के ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? इट विल नॉट चेंज, ओके. तो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आप सबों ने अल्कोहल पॉइजनिंग के बारे में सुना होगा. पहले मैंने एक्चुअली जो भी स्टेट्स है जहाँ पर लिकर वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे जो आप सुनते हैं कि शराब पीने की वजह से मौत हो गई, तो ये कैसे होता है? एक्चुअली क्या होता है कि वो इथेनॉल के जगह, यानी जो नॉर्मल जो शराब है उसके जगह जहरीली शराब पी लेते हैं. आप न्यूज़ में सुने होंगे कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, पूरा गांव में इतने लोग मर गए, 50 लोग मर गए, एक ही साथ सब मर जाते हैं. तो उसको मिथेनॉल पॉइजनिंग का केस हो जाता है. एक्चुअली क्या होता है कि इथेनॉल के जगह जब मिथेनॉल पी लिया जाता है, तो हमारे बॉडी में इथेनॉल यानी शराब को मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. तो ये क्या करता है, अगर मिथेनॉल बाइंड करता है इस एंजाइम पर, इट इज़ एन एंजाइम. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या है? एक एंजाइम है. इस पर अगर मिथेनॉल बाइंड कर जाता है तो क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड नाम का एक टॉक्सिक कंपाउंड. फॉर्मेल्डिहाइड वही फॉर्मेल्डिहाइड जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, CHO ग्रुप वाला, ठीक है, HCHO, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं. तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है हमारे शरीर के लिए, और इससे अंधापन आ जाता है. द बॉडी बिकम्स ब्लाइंड एंड इट लीड्स टू इवन डेथ, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो एक ही साथ में बॉडी का बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को वो ब्लॉक कर देता है और इंसान मर जाता है. इस वजह से इसका मोर्टेलिटी रेट इंसान में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है. तो लेकिन अगर मान लो किसी को पॉइजनिंग हो गया, मिथेनॉल पॉइजनिंग, तो हम उसको ज़्यादा इथेनॉल पिलाएंगे, ठीक है. और उस वक्त इथेनॉल देने का मतलब है कि उसका जीवन बचाने के लिए हम इथेनॉल दे रहे हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि इथेनॉल और मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स का आपस में स्ट्रक्चर जो है, माने उसमें समानता पाया जाता है. तो इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल के साथ कंपटीशन करने लगेगा,
उस एंजाइम के साइट पर बाइंड करने के लिए, एक्टिव साइट पर। ओके, तो अगर हम ज़्यादा इथेनॉल देंगे और मिथेनॉल कम पड़ जाएगा, और तो क्या होगा कि इथेनॉल जो है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन है, तो इथेनॉल क्या करेगा, मिथेनॉल को उसके एक्टिव साइट से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, उसको धक्का देके हटा देगा और खुद बाइंड करने का कोशिश करेगा। तो जिससे इथेनॉल तो पता ही है कि वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक नहीं है, इट कैन बी मेटाबोलाइज्ड, एंड इथेनॉल भी हार्म कॉज करता है, वो अलग तरीके का हार्म है। इस समय में जान बचाने के लिए हमको उस समय मिथेनॉल को हटा करके इथेनॉल उस एंजाइम में सेट करना पड़ेगा, इसलिए हम इथेनॉल उसको पेशेंट को पिलाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है, दैट इज अनकम्पिटिटिव टाइप। तो नाम से आपको क्या पता चल रहा है? इससे पहले मैं एक जो टाइप है मिक्स्ड इनहिबिशन ये डिस्कस करना चाहूँगा, जो है नॉन कम्पिटिटिव टाइप। ओके, नॉन कम्पिटिटिव टाइप को एक सेकंड में यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप। ओके, तो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप जो है, इसको शॉर्ट में मैं NC यहाँ लिख देता हूँ। तो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप को हम मिक्स्ड इनहिबिशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो हमेशा एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़कर, ध्यान से सुनिए, किसी और साइट पर बाइंड करेगा। ओके, वो एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा, और जैसे ही वो बाइंड करेगा तो एंजाइम में वो कुछ चेंजेस ले आता है उसके जो भी स्ट्रक्चर में। ओके, और इस तरीके से वो फिर अपना काम करता है। तो इस तरीके के जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम पर दिखा देता हूँ। ये जो है देखिए, ये तो है नॉर्मल सबस्ट्रेट। ओके, ये है इनहिबिटर। तो देखिए इनहिबिटर और एक्टिव साइट कौन सा है, ये वाला जो है वो एक्टिव साइट है, लेकिन क्या वो एंजाइम एक्टिव साइट पे बाइंड किया है? इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड किया है? नहीं, इनहिबिटर कहीं और बाइंड किया है। देखिए ये वाला, देखिए ये है सबस्ट्रेट और ये है इनहिबिटर। तो सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड किया है? सबस्ट्रेट बाइंड किया है उसके एक्टिव साइट पर, लेकिन इनहिबिटर कहाँ बाइंड किया? इनहिबिटर अदर फ्रॉम इट हैज़ बाउंड इटसेल्फ ऑन अ अदर site other than the active site. Okay, तो बैक टू द लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट। तो नॉन कम्पिटिटिव वाला पर देखिए अब क्या हो रहा है। नॉन कम्पिटिटिव में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? जो Km जो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, Km देखिए दोनों का, इनहिबिटर वाला लाइन भी जो आ रहा है और जो ब्लू वाला जो है वो नॉन इनहिबिटर, मीन्स जब कोई इनहिबिटर प्रेजेंट ना हो। ओके, और ये वाला लाइन है जब इनहिबिटर प्रेजेंट है। तो ये दोनों लाइन आकर के कहाँ मर्ज कर रहा है? इस पॉइंट पे मर्ज कर जा रहा है। ये ग्राफ पे आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब है कि Km जो कि आपका एक्स एक्सिस पे है, उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आ रहा है। मीन्स जो आपका Km जो मैंने इससे पहले समझाया था, इसलिए मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा।
ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। ओके, और जो चेंजेस किस पे आ रहा है आपका, ये देखिए वाई एक्सिस पे इन दोनों पॉइंट पे जो वी मैक्स है, जो ब्लू लाइन दिखा रहा है वो लाइन है जिसमें इनहिबिटर नहीं है, और जो उसके ऊपर का लाइन है मतलब वो इनहिबिटर के साथ है। तो ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि वी मैक्स जो है वो घट जा रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वी मैक्स वैल्यू। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखिए जो इनहिबिटर है वो एंजाइम पे डायरेक्टली नहीं बाइंड कर रहा है। ये वाला जो इनहिबिटर है, दिस इनहिबिटर, ये एंजाइम पर डायरेक्टली नहीं बाइंड कर रहा है। ये कहाँ बाइंड कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। देखिए किस पे बाइंड कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। E for enzyme, S for substrate and I is for inhibitor. Okay, mind it. तो ESI is what? ESI is the enzyme substrate complex. लेकिन जनरली ये जो है ये जनरली नहीं पाया जाता है इस तरीके का केस, इसलिए यहाँ पर बता दिया कि इट्स अ हाइपोथेटिकल केस। ओके, तो इस तरह के केस में क्या होता है, इस तरीके के केस में हम देखते हैं इफ़ वी रिटर्न टू द लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट, देखिए इसमें जो है दोनों ही घट रहा है। ये दोनों एरो जो है, एक आपका लेफ़्ट साइड भाग रहा है एक्स एक्सिस में, मीन्स ये माइनस वैल्यू में है, और ऊपर भी भाग रहा है, ये भी माइनस वैल्यू में है। ओके, तो दोनों ही क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, उसका वैल्यू जो है वो घट जा रहा है। ठीक है, तो there is a decrease in the value of Vmax and Km। ओके, तो आप लोग जो है Vmax क्या है, Km क्या है, लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्या है, ठीक है, ये मैंने सब आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। ये ग्राफ्स जो है आप ड्रॉ करके ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ दिस दिस एंड दिस, इसको आपको मेमोराइज करना है, मेमोराइज इट, याद करिएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो भी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होप आप लोग ठीक ठीक ये वीडियो को देख करके अपना टास्क पूरा कीजिएगा, इसको ड्रॉ कीजिएगा एंड मेमोराइज़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।